आज की कहानी कुछ हद तक सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जहां एक आदमी करोड़ों का गोल्ड का स्कैम करता है और पुलिस के नाक के नीचे से बचकर निकल जाता है। कहानी बहुत ही रोमांचक है, इसीलिए आखिरी तक उसे जरूर देखिए। आखिरी का ट्विस्ट आपको चौंका देगा। कहानी शुरू होती है 1981 में और हम केनी विल्स को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड के को अपना ऑफिस दिखा रहा होता है। केनी उसे बताता है, मेरे दादाजी ने सोने का बिजनेस शुरू किया था और तब से मेरे पिता और मैं सोना ढूंढने का काम करते हैं। लेकिन के इतना साधारण सा ऑफिस देखकर थोड़ी हैरान होती है और कहती है कि मैंने सोचा था कि तुम्हारी सोने की खदान है। तो केनी उसे समझाता है कि हमारी खदान नहीं है, लेकिन ऑफिस में बैठे कि सारे लोग दुनिया भर से सोने की तलाश करते हैं और जहाँ पर भी सोना मिलने की संभावना होती है तब हम हमारे निवेशकों से पैसे लेकर खदान का काम शुरू करते हैं। इस काम का पूरा प्रॉफिट हमें मिलता है। ये देखकर वो काफी हैरान होती है और बातों ही बातों में केनी उसे एक सोने की घड़ी तोहफे में देता है, जो देखकर के बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद केनी को उसके पिता अपने ऑफिस में बुलाते हैं। केनी अपने पिता की काफी इज्जत करता था, उन्हें एडमायर करता था। अब ये दोनों भी एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। उसके पिता उसे बताते हैं कि अब से ये सारा काम तुम्हारा है और इस नए प्रोजेक्ट में तुम अपनी पूरी बाजी लगाओगे। केनी उन्हें कहता है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा, ये नया प्रोजेक्ट मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन किस्मत केनी का साथ नहीं देती। उसी प्रोजेक्ट में केनी अपना सब कुछ खो देता है। देखते देखते 7 साल बीत जाते हैं। केनी अब पूरा लॉस में चल रहा था। उसके पिता का देहांत हो गया था, वही पैसे ना होने के कारण उसका ऑफिस भी चला गया था। इसलिए अब ये सारे लोग जहाँ पे के काम करती थी वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे और अभी भी सोने की तलाश कर रहे थे। वही के वो आज भी केनी के साथ होती है, उसके काम में उसकी मदद किया करती थी। ये लोग एक दिन उसके बार में बैठकर काम कर रहे होते हैं कि तभी के केनी को उसके अगले मीटिंग का याद दिलाती है। अब केनी अपने अगले मीटिंग के लिए क्लाइंट से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर क्लाइंट आने के बजाय अपने 2 असिस्टेंट को भेजता है। वही वो असिस्टेंट केनी की थोड़ी बहुत बेइज्जती भी करते हैं कि तुम्हारे पास अभी पैसा नहीं है, तुम ठीक से काम भी नहीं कर सकते हो, इसीलिए हम तुम्हें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे। इस बात से केनी हार जाता है। दरअसल केनी की कंपनी का नाम मार्केट से कम हो गया था। उसे अगर किसी जमीन पर सोना होने की संभावना दिखे भी तो भी उसे कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था। कोई भी उसे नए जमीन की खोज करने के लिए पैसे नहीं दे रहा था। इसीलिए अब उसे अपना बड़ा घर भी बेचना पड़ता है और वो के साथ रहने आता है। कई दिन बीत जाते हैं। उसकी हालत ऐसी ही गंभीर थी कि तभी उसे एक रात सपना आता है कि एक मशहूर जियोलॉजिस्ट है, माइक अकोस्टा। माइक ये मशहूर आदमी था जो ईस्ट एशिया की जगह के चप्पे चप्पे जानता था। हाल ही में उसने दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर माइन को भी ढूंढा था इंडोनेशिया में। और अब माइक अकोस्टा सोने की तलाश में भी था। जिस जगह वो सोना खोजने वाला था उस जगह को रिंग ऑफ फायर कहते हैं, लेकिन वो जगह को वो ठीक से ढूंढ नहीं पाया था क्योंकि वो खतरनाक जंगलों के बीच में थी और उसे ज्यादा इन्वेस्टर्स भी नहीं मिले थे। लेकिन केनी को लग रहा था कि इंडोनेशिया के पहाड़ों में वो सोने की खोज कर सकता है। अब अगले दिन जब वो उठता है तब वो सीधा केनी से मिलने जाने का फैसला करता है इंडोनेशिया में, और ये बात वो के को बताता नहीं है। अब के उसे सलाह देती है कि तुम्हें कोई जॉब वगैरह करनी चाहिए, लेकिन केनी उसे 1 हफ्ते के बाद आकर तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा यह कहकर अपना पर्सनल सोना और साथ ही के को दी हुई वो सोने की घड़ी लेकर निकल जाता है। इंडोनेशिया में पहुंचते ही वो माइक के होटल आ जाता है। अब माइक उससे मिलने आता है और केनी उसे सीधा अपने प्रस्ताव के बारे में बताता है कि कैसे वो दोनों भी रिंग ऑफ फायर यानी इंडोनेशिया के पहाड़ों में जो करोड़ों का सोना है वो ढूंढेंगे। लेकिन माइक उससे कहता है कि मेरे टीम को मुझ पर भरोसा नहीं है कि वहाँ पर सोना है, इसीलिए वो मेरा साथ नहीं देंगे और मैंने भी अब सोने की बात पर विश्वास छोड़ दिया है क्योंकि मेरे पास खुद का कोई पैसा बचा नहीं है। लेकिन केनी उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि मेरे पिता ने जिस तरह से काम किया था मुझे भी वैसे ही काम करना है। इस काम में हम जिस फील्ड में है वहाँ पे कोई भी सही या गलत नहीं है, बस जज्बा सही होना चाहिए। तुम्हें और मुझे पता है कि वहाँ पर सोना है, हम दोनों उस सोने को ढूंढ निकालेंगे, तुम्हें बस हाँ कहना है, पैसे का इंतजाम मैं करूँगा।
अगर तुम मना करते हो तो मैं अगले ही प्लेन से यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन बताओ कि मेरी बातों में सच्चाई नहीं है। अब ये बात सुनने के बाद माइक पल भर के लिए सोचता है और वापस आके डील पक्की करता है, जिसके बाद ये दोनों भी होटल से निकलकर शहर से थोड़ी ही दूर आते हैं जहाँ पर वो जगह थी। फिर दोनों भी एक बोट से जंगल आते हैं। ये बहुत ही ज्यादा घना जंगल था। जब दोनों भी डीप जंगल में आते हैं तब वे लोग देखते हैं कि गांव वाले जो अलग अलग कबीले वाले होते हैं वो नदी में से सोना जमा करने की एक ओल्ड टेक्निक से सोना निकाल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पे ठीक से सोना नहीं मिलता। दरअसल ऐसे कहा जाता है जो रिंग ऑफ फायर है वहाँ पर करोड़ों अरबों का सोना है और वहाँ से बहते हुए ये सोना नदी के थ्रू यहाँ पे आता है और यहाँ के कबीले के लोग इस सोने को जमा करते हैं। इन्हें वही करोड़ों का सोना ढूंढना था। पूरा दिन चलने के बाद माइक केनी को एक पहाड़ी पर लेकर आता है और उसे बताता है सामने की जो पहाड़ी है उसके नीचे रहने वाले कबीले ने काफी बार सोना ढूंढा है, लेकिन हमें जो सोना चाहिए वो उस पहाड़ी के दूसरे तरफ है जहाँ कोई भी अभी तक पहुँचा नहीं है। हैरानी की बात ये थी कि ये वही जगह थी जिसका सपना केनी ने देखा था। ये उसकी किस्मत थी। अब दोनों नीचे आकर पास के ही कबीले के यहाँ पे आते हैं। माइक उसे बताता है कि यहाँ पे परमिट से लेके बड़ी बड़ी मशीन्स लगानी होगी जिसके लिए करीब करीब $7 लाख लगने वाले हैं। तो केनी कहता है कि मेरे पास सेल्स की एक अच्छी खासी टीम है जो लोग अपनी कहानियां बेचकर मार्केट से पैसे उठा लेंगे। जिसके बाद केनी वहाँ पे ही पड़े हुए एक टिश्यू पेपर से 2 लाइन का कॉन्ट्रैक्ट लिखता है जिसमें दोनों की भी 50-50 की भागीदारी होगी, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। अब माइक उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है। केनी वो कॉन्ट्रैक्ट उसे उसी के पास रखने के लिए कहता है। अब माइक वापस आके अपने सेल्स के टीम से मिलता है और उन्हें कहता है कि हमें माइक अकोस्टा के नाम पर अब मार्केट से पैसे उठाने हैं। अब सभी लोग माइक अकोस्टा की कहानी, उसके एडवेंचर की कहानी, वहाँ पे जो सोना मिलने वाला है उसकी अलग अलग कहानियाँ इन्वेस्टर्स को बेचने लगते हैं। दरअसल माइक अकोस्टा दुनिया भर में ऑलरेडी फेमस था और इन सारी कहानियों के कारण केनी को अब इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे मिलने लगते हैं। एक हफ्ते में ही केनी इन्वेस्टर से $2.5 लाख का इंतजाम करता है। वही माइक वहाँ पर खुदाई का परमिट और मशीनरी वगैरह देखने लगता है। अब एक हफ्ते में ही केनी इन्वेस्टर से $2.5 लाख का इंतजाम करता है। ये पैसे पूरे नहीं थे लेकिन काम शुरू करने के लिए काफी थे। कुछ ही दिनों के बाद ये पैसे लेकर केनी इंडोनेशिया आता है और माइक जंगल में रहने वाले लोगों के थ्रू सारा खुदाई का काम शुरू करने लगता है। ये लोग जंगल में अलग अलग जगह पर होल तैयार करते हैं और मशीन से खुदाई करने लगते हैं। काम काफी जोरों शोरों से चल रहा था। ड्रिलिंग में जो जमीन के नीचे का हिस्सा मिलता था इसे ये लोग लैब में भेजा करते थे ताकि इसमें कितने % सोने की मात्रा है ये पता लगे। इस जमीन के पहले के काफी सारे रिपोर्ट्स निगेटिव आते हैं, यानी इन्हें सोना नहीं मिलता, जिसे केनी पैनिक होने लगता है और माइक को इसके बारे में पूछता है। लेकिन माइक उसे समझाता है कि इस काम में सब्र रखना जरूरी है, हमें सफलता जरूर मिलेगी। मैंने कहा था यहाँ पे सोना है और वो मिलेगा। देखते ही देखते काफी सारे महीने बीत जाते हैं लेकिन सोने का कोई अता पता नहीं था। इनके पास के जो पैसे होते हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। कुछ महीनों के इंतजार के बाद काम करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें सैलरी ना मिलने के कारण वो भी छोड़कर चले जाते हैं। इसी दरम्यान केनी को भी उस जंगल में रहने के कारण मलेरिया हो जाता है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वहाँ से हॉस्पिटल भी ये लोग नहीं जा सकते थे। उसकी हालत देखकर माइक को भी बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए अगले ही दिन वो गांव वालों को मिन्नतें करने लगता है कि वापस काम पर आ जाओ, हम जल्दी ही पैसे का इंतजाम करेंगे। लेकिन गांव के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि गांव के बच्चों की हालत बहुत ही खराब है, उनके पास पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है, इसलिए उन्हें बुखार आया है, इसीलिए वो नहीं आ सकते। अब माइक और केनी के पास के पैसे लगभग खत्म हो गए थे, इसलिए एक दिन माइक तय करता है कि अब वो पूरा प्रोजेक्ट ही बंद कर देगा और यही बात वो केनी को बताता है। लेकिन केनी को पता होता है कि माइक के पास कोई ना कोई बैकअप प्लान हमेशा होता है और माइक हमेशा प्लान बी में कामयाब होता है। वो उसे अपना बैकअप प्लान खोजने के लिए कहता है और तब तक वो उसे अपना क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है कि अब मेरे पास यही बचा कुचा है, इसमें $2000 है, तुम कुछ भी करो लेकिन ये प्रोजेक्ट बंद मत करो।
माइक फिर गांव में जाता है और वहाँ के लोगों के लिए पानी के फिल्टर खरीदता है, जो बारिश का पानी फिल्टर करके गांव वालों को साफ पानी देता है। अब इससे साफ पानी का बंदोबस्त हो जाता है, इसीलिए गांव के बच्चे भी ठीक हो जाते हैं और सारे गांव वाले वापस काम पर लौट आते हैं। अगले कुछ दिनों तक वैसे ही खुदाई का काम चलता है और लैब में रिपोर्ट्स भेजे जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद केनी फाइनली अपनी आँख खोलता है। माइक उसी के पास बैठा हुआ था। केनी उसे रिपोर्ट पूछता है, तब वो बताता है कि तुम बेहोश थे तब हम 17 रिपोर्ट्स लैब में भेज चुके हैं, जिसमें कोई भी सोना नहीं मिला। केनी ये सुन के निराश होता है, लेकिन तभी माइक कहता है, लेकिन 18वें रिपोर्ट में हमें एक मिट्टी के ढेर में आधा कटोरी सोना मिला है, यानी कि और खुदाई करने पर इन्हें और भी सोना मिल सकता है। अब ये बात सुनते ही केनी और माइक खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि उन्हें अब सोने की चिड़िया मिल गई थी। इनकी जिंदगी अब बदलने वाली थी। अब देखते ही देखते इन्हें पूरा सोना मिलने लगता है और ये लोग प्रॉफिट करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में इनकी कंपनी भी पूरी दुनिया भर में फेमस हो जाती है और काफी सारे इन्वेस्टर्स भी सामने आते हैं। इसमें वो इन्वेस्टर भी था जिसने केनी की बेइज्जती की होती है। वो अब केनी के कंपनी में ढेर सारे पैसे लगाते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं, ऐसा ही सोना आता रहता है और केनी अमीर बनते जाता है। केनी अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक नया घर का प्लॉट भी खरीदता है। के बहुत ही खुश थी। एक बिल्डिंग में इनका नया ऑफिस भी खुलता है। वही मार्क इंडोनेशिया में इनकी माइन संभाल रहा होता है। इनकी कंपनी अमेरिका में बहुत ही ज्यादा फेमस होने लगती है और एक दिन वॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टर इनके पीछे आते हैं। दरअसल उस जंगल में इतना सारा सोना था कि इन्हें आगे चलकर पूरे माइंस लगाने के लिए और भी पैसों की जरूरत लगने वाली थी। इसीलिए एक दिन वॉल स्ट्रीट का बैंक से इन्हें कॉल आता है कि वो लोग इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब उस मीटिंग के लिए खुद केनी भी इंडोनेशिया से आता है और दोनों मीटिंग में जाते हैं। बैंक का मैनेजर था ब्रायन। वो बताता है कि उन्हें इनके कंपनी में इंटरेस्ट है, लेकिन जो भी इन्वेस्टर्स है वो इस कंपनी के पार्टनर्स बनना चाहते हैं, यानी कि इन पार्टनर्स के हाथ में सारी अथॉरिटी रहेगी और शायद केनी और मार्क ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। इस बात से केनी नाराज होता है और मना करता है। वही मार्क भी केनी का साथ देकर कहता है कि अगर केनी नहीं होता तो आज ना तो ये सोना होता और ना ही ये सोने की माइंस, जिनके कारण प्रॉफिट हुआ है आप उन्हीं को निकाल रहे हो। अब आगे माइक बैंक वालों को एक प्रपोजल देता है कि अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो ठीक है, लेकिन आपके जो भी इन्वेस्टर है वो हमारे साथ हमारी माइन देखने के लिए इंडोनेशिया आएंगे। अगर वो वहाँ पर जाने का सफर तय करते हैं तो ही वो पैसे लगा सकते हैं, क्योंकि सारी मेहनत हमने की है। अब ये सुनने के बाद जो 3 मेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो इनके साथ अब इंडोनेशिया आ जाते हैं। इनका सेटअप देखने के बाद वे लोग नदी में वैसे ही सोना निकाल रहे होते हैं जैसे गांव के लोग निकालते हैं। अब उनमें से एक इन्वेस्टर को सोने के काफी सारे टुकड़े भी मिलते हैं, जिसे देखकर इन्वेस्टर को समझ आता है कि इस नदी में एक्चुअली सोना बहता है और इसीलिए इन्वेस्टर मान जाते हैं और उन्हें 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिलती है। ये बहुत ही बड़ी खबर थी। इसी के साथ साथ इनकी कंपनी यानी वाशो माइनिंग अब स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टिंग हो जाती है और दुनिया की टॉप माइनिंग कंपनी बन जाती है। लेकिन अभी तो मुश्किलें बस शुरू हुई थी। अब एक बहुत ही बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है जहां सबके मास्क हट जाते हैं और उनके असली चेहरे दिखने लगते हैं। पार्टी में सबसे पहले केनी रेचल नाम के एक लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिस बात से के परेशान हो जाती है और वो अपने रूम में जाने लगती है। लेकिन तभी वो बैंक के मैनेजर ब्रायन को सुनती है। वो किसी के साथ केनी को धोखा देने का प्लान बना रहा होता है। अब के ये बात केनी को बताने के लिए जाती है, लेकिन वो अभी भी रेचल के साथ मस्ती कर रहा था, जो देखकर वो काफी गुस्से में अपने रूम में आ जाती है और केनी के साथ ब्रेकअप करती है। लेकिन केनी भी अब कमीना हो गया था। वो के को काफी बेइज्जत करता है और कहता है कि तुम जैसे लड़कियों को कभी अमीर बनना ही नहीं है। अब के इस बात से बहुत ही हर्ट होती है और जाते हुए बैंक मैनेजर की बात भी केनी को बताते हुए जाती है। खैर अब आगे के कुछ दिन केनी अब रेचल के साथ अलग अलग पार्टीज में जाता है, बड़े बड़े रिच लोगों के साथ मजे करने लगता है। एक दिन उसकी मुलाकात हैनकॉक नाम के आदमी से होती है, जो पूरी दुनिया में गोल्ड के माइन का बादशाह था, यानी कि केनी का कॉम्पिटिटर था।
दोनों की मुलाकात के बाद अब अगले ही दिन जो बैंक मैनेजर होता है वो एक मीटिंग लेता है जहाँ पे खुद हैनकॉक भी आया होता है और वो केनी से उसकी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदने की बात करता है $300 में, जिसके बदले में केनी की कंपनी से उसका नाम हट के हैनकॉक इस कंपनी का नाम आ जाएगा। अब केनी की कंपनी उसके दादाजी ने बनाई थी, इसीलिए वो अपना सरनेम इससे निकालना नहीं चाहता था। इसीलिए मीटिंग में वो हैनकॉक की काफी बेइज्जती करता है और गुस्से में निकल जाता है। दरअसल यहाँ पे जो बैंक थी उसका असली मकसद यही था कि केनी को रास्ते से हटाकर उसकी कंपनी खरीदकर हैनकॉक को देना, ताकि हैनकॉक के लिए कोई भी कंपटीशन ना रहे। ये कंपनी कभी भी केनी का साथ नहीं देना चाहती थी। अब ये पूरी $300 की डील ऑफ हो गई थी, इसीलिए हैनकॉक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसके पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिशियंस के साथ रिलेशंस होते हैं जो वो इस्तेमाल करता है और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट से मिलकर मिलिट्री को जंगल में भिजवाता है और ये माइन पर कब्जा कर लेता है। यहाँ पे माइक माइन संभाल रहा होता है और अचानक से मिलिट्री को आता देख हैरान होता है। माइक केनी को कॉल करके बहुत ही खरी खोटी सुनाता है और कहता है तुम्हें हैनकॉक के साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अब इनकी माइन बंद हो गई थी, यानी कि केनी अब पूरा हार गया था। अब हजारों करोड़ों की माइन होती है वो बंद हो गई थी। केनी सब कुछ हार चुका था। माइक भी यूएस लौट आता है और केनी को काफी सुनाता है कि तुम्हें हैनकॉक से दुश्मनी नहीं लेनी थी। खैर अब काफी सोचने के बाद माइक को याद आता है कि इंडोनेशिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका बेटा मिलिट्री को संभालता है। अगर बेटे को किसी तरह कन्विंस करे तो इन्हें माइन वापस मिल सकती है। अब ये लोग तुरंत इंडोनेशिया आते हैं और प्राइम मिनिस्टर के बेटे से मुलाकात करते हैं। वो इस डील में तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि केनी उसके शेर के पिंजरे में जाकर शेर के सर पर हाथ घुमाए। ये काम काफी जोखिम का था, लेकिन केनी तैयार होता है और उसे फिर उस शेर के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। शेर काफी गुस्सा होता है और गुर्राने लगता है केनी को देखकर, लेकिन केनी भी हिम्मत नहीं हारता। वो बिना डरे हुए वहीं पर खड़ा हो जाता है, जो देखकर थोड़े समय बाद शेर भी गुर्राना कम कर देता है। फिर धीरे धीरे केनी उसके सर पर हाथ घुमाने लगता है। अब केनी अपने काम के लिए मौत से भी लड़ सकता था। ये देखकर प्राइम मिनिस्टर का बेटा मिलिट्री को वापस लेने के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि अब माइन का 80% प्रॉफिट वो लेगा और 20% प्रॉफिट केनी और माइक को मिलेगा, जिसके लिए दोनों भी मान जाते हैं। अब उन्हें उनकी माइन मिल जाती है और सोने का काम वापस शुरू हो जाता है। तो यहाँ माइक को भी अपनी गलती का एहसास हुआ था, इसीलिए वो एक दिन के पास मिलने के लिए आता है, लेकिन के को किसी और के साथ देखकर वो वहाँ से निकल जाता है। खैर अब कुछ दिन बीत जाते हैं। केनी को बिजनेस की दुनिया का एक ऑनरेबल अवार्ड दिया जाता है। केनी जब स्पीच दे रहा था तभी हम देखते हैं माइक अचानक से उसे बाय करके निकल जाता है। खैर अब अगले दिन केनी जब ऑफिस आता है तब हम देखते हैं वहाँ पर लोगों की काफी भीड़ लगी होती है। सब लोग केनी को पकड़कर अंडे, सड़े हुए टमाटो और चप्पल मारने लगते हैं। अब ऑफिस में आने के बाद उसे पता चलता है कि माइक ने कोई तो बड़ा स्कैम किया है। आगे उसे समझ आता है कि उसने और केनी ने मिलकर जो इंडोनेशिया में माइन ओपन की थी वो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम था, क्योंकि उस जगह पर कोई भी सोना नहीं था। दरअसल ये सब कुछ माइक ने ही प्लान किया था ताकि ये बात पूरे दुनिया में फैल जाए कि उस जंगल में सोना है और अलग अलग लोग वहाँ उन्हें इन्वेस्टमेंट दे। और अब अंत में इन्वेस्टर्स के पैसे लेकर माइक भाग चुका था और उसी ने उस जमीन पर सोने के सैंपल्स भी डाले थे ताकि वहां पर आए हुए इन्वेस्टर को सोना दिखे और वो लोग पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाए। जो सोना उन्हें नदी में मिला था वो दरअसल उसी ने प्लान किया होता है और ये सोना उसने गांव वालों से खरीदा था, जिसके बदले में उसने गांव वालों को साफ पानी के फिल्टर बेचे थे। और इसी तरह माइक ने केनी के साथ साथ सारे इन्वेस्टर्स, बैंक और जिन भी लोगों ने इनके शेयर खरीदे थे उन सब का वो पैसा लेकर अब भाग गया था। अब केनी ये सारा स्कैम सुनकर पूरा हैरान हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता और तभी वो देखता है कि नीचे FBI वाले भी आ गए हैं उसे पकड़ने के लिए। अब वो FBI के कुछ खास ऑफिसर्स के साथ एक होटल रूम में आता है और हम देखते हैं वो पहले दिन जब वो माइक से मिला था तब से लेके आज तक की सारी कहानी उन्हें बता देता है। अब FBI वाले एक और बात का खुलासा करते हैं। इनफैक्ट माइक भागने से पहले उसने
और इंडोनेशिया के उस प्राइम मिनिस्टर के बेटे ने अपने मार्केट के सारे शेयर्स बेच दिए थे और माइक अब 150 करोड़ डॉलर लेकर भाग गया है। माइक ने यहाँ पे सबको चूना लगाया था, खास करके अपनी दोस्त केनी को। अब एजेंट्स आगे बताते हैं कि माइक को इंडोनेशिया के मिलिट्री ने भागते हुए पकड़ा भी था और उसे जंगल से लेकर जाते हुए 1000 फीट ऊपर से जंप करने के लिए मिलिट्री ने मजबूर किया था। माइक की बॉडी उन्हें जंगल में मिली जिसे जानवर खा रहे थे। अब ये सुनकर केनी कहता है कि ये सब कुछ माइक की चाल है, वो अभी भी जिंदा है। खैर अब यहाँ पे ये डिक्लेयर हो गया था कि माइक मर गया है और केनी उसका बिजनेस पार्टनर था, यानी कि अब सारा शक केनी पर जाता है। लेकिन वो साफ साफ बता देता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और अगर पता होता तो शायद मैं भी यहाँ नहीं रहता। वही ये लोग केनी के बैंक रिकॉर्ड्स देखते हैं। FBI के पास कोई भी प्रूफ नहीं रहता कि केनी भी इस प्लान में शामिल था, इसीलिए उसे छोड़ दिया जाता है। अब FBI वाले जाने के बाद केनी काफी हैरान वहीं पे बैठा हुआ था, क्योंकि तभी उसे के की बात याद आती है कि सब लोग तुम्हें धोखा देंगे और आज वही हुआ था। इसीलिए अब वो गाड़ी लेकर के घर पे आता है और उससे माफी मांगता है, जिसके बाद के उसे कुछ खत देती है। अब उसमें उसे माइक का एक खत मिलता है जिसमें माइक ने वही साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट उसे सेंड किया था। उसी के साथ साथ उसने 150 करोड़ में से माइक का जो हिस्सा था यानी 75 करोड़ उतने डॉलर का स्विस बैंक का चेक भी उसे भेज दिया था। यानी माइक ने अपने वादे के अनुसार 50% का प्रॉफिट शेयर किया था। ये देखकर माइक हंसने लगता है और ये कहानी इधर ही खत्म होती है। सो दोस्तों, ये थी कहानी गोल्ड इसकी। लेकिन एंड देखने के बाद काफी हैरानी होती है। क्या आपको लगता है कि जो केनी के खास लोग थे, जैसे कि उसकी सेल्स की टीम, उसके दोस्त जिन्होंने अपने पैसे डुबा दिए थे, क्या केनी को उनके साथ ये पैसे शेयर करने चाहिए या खुद ही अपने पास ये सारे पैसे रखने चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइए आपको क्या लगता है। मिलती हूँ अगले वीडियो में।